हाय हेलो एवरीवन। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का Q3 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट बहुत अच्छे रहे थे कंपनी के थर्ड क्वार्टर के। सेल्स ग्रोथ अच्छा था, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था कंपनी को। सो पैट इनका डबल से भी ज्यादा हो गया था। 19 करोड़ का पैट था आई थिंक इनका लास्ट ईयर। इस क्वार्टर में 40 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा था, तो रिजल्ट अच्छे थे। अब देखना है कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है फोर्थ क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड ओवरऑल कैसा आउटलुक, कैसा अपॉर्चुनिटी लगता है इस बिजनेस का। सो इनके नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लास्ट 9 मंथ्स में देखोगे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इनके प्रोडक्ट डिवीजन में कौन कौन सा बिजनेस आता है, एक इनका रूम एयर कंडीशनर आता है, वॉशिंग मशीन आता है, एंड इनका एयर कूलर का बिजनेस आता है। सो ये जो तीनों बिजनेस हैं प्रोडक्ट डिवीजन के अंदर, इनमें 126% की ग्रोथ रही है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। एंड इसमें अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ रूम एयर कंडीशनर का ग्रोथ देखें, सो 154% का ग्रोथ आया है रूम एयर कंडीशनर वाले बिजनेस के अंदर। क्यों? बिकॉज पूरा फाइनेंशियल ईयर ये इस तरीके का गया है, एक शार्प डिमांड में हमने अपटिक देखा था हीट वेव की वजह से, एंड पूरे इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर का जो रूम एयर कंडीशनर का डिवीजन है उसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला है। देन इनका वॉशिंग मशीन का बिजनेस में भी काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। 49% से ये बिजनेस ग्रो किया है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। सो ओवरऑल आप देखो तो ये तीनों जो सेगमेंट है, रूम एयर कंडीशनर हो, वॉशिंग मशीन हो या एयर कूलर हो, सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। गाइडेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इनका रिजल्ट के टाइम पे। कंपनी ने अपने गाइडेंस को इंक्रीज किया है। सो जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का खुद का बिजनेस है स्टैंड अलोन, उसमें कंपनी 4550 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड इनका जो जॉइंट वेंचर है जैना ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, गुड वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कंपनी 550 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो कंसोलिडेटेड लेवल पे, सो 5100 करोड़ का गाइडेंस दिया इन्होंने फुल ईयर बेसिस पे। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, FY24 से, तो ओवरऑल 86% का ग्रोथ कंपनी प्लान कर रहा है अपने पूरे टॉप लाइन के अंदर। इसमें से लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी ने 2960 करोड़ के आसपास रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है, अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के खुद के बिजनेस की बात करें। सो इसका मतलब इनको फोर्थ क्वार्टर में 1500 करोड़ और करना है। एंड लास्ट ईयर का फोर्थ क्वार्टर का अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी का 1000 करोड़ का रेवेन्यू था। यानी वाई वाई लेवल पे कंपनी अगर 50% से भी ग्रो करेगी फोर्थ क्वार्टर में, तब भी इनका ये गाइडेंस अचीव हो जाएगा। ऑलरेडी कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 70-80% पे चल रहा है। तो उसमें अगर हम देखें ये 50% का ग्रोथ जो है ये काफी ज्यादा अचीवेबल लगता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा और कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है कंपनी ने। एक्चुअल परफॉर्मेंस इससे भी बेटर आ सकती है कंपनी की फोर्थ क्वार्टर के अंदर। प्रॉफिट के ऊपर अगर हम देखें तो वहां भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस को इंक्रीज किया है। 280 करोड़ का पैट अब कंपनी टारगेट कर रही है FY25 के अंदर। एंड इसमें अगर आप देखो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सो 105% का ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं। 137 करोड़ का प्रॉफिट था इनका FY24 में, एंड उसमें 105% का ग्रोथ का टारगेट है इनका। पूरे प्रोडक्ट सेगमेंट को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें 98% का ग्रोथ हमारा एक्सपेक्टेशन है FY25 में। 1670 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का प्रोडक्ट वाले डिवीजन से लास्ट ईयर। इस साल इनका टारगेट है कि 3300 करोड़ के आसपास का ओवरऑल रेवेन्यू आ जाएगा। कैपेक्स का गाइडेंस बिल्कुल उतना मेंटेन रखा है इन्होंने, 370 से 380 करोड़ का प्लान है इनका कैपेक्स का। देन बैलेंस शीट पे अगर आप कैश देखोगे कंपनी का, तो 793 करोड़ का कैश है करंटली। और इन्वेंट्री इनकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। सो करंट अगर हम इन्वेंट्री लेवल देखें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, तो 1025 करोड़ का इन्वेंट्री है। अब अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे मार्च FY24 का, तब कंपनी का इन्वेंट्री लेवल जो था वो 525-30 करोड़ के आसपास था। लास्ट जब सितंबर में इन्होंने अपना फर्स्ट हाफ का जो बैलेंस शीट रिलीज किया था, उस टाइम पे भी कंपनी का इन्वेंट्री 600 करोड़ के आसपास था। यानी कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इनका जो इन्वेंट्री लेवल है उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप मार्च के लेवल से कंपेयर करोगे तो 9 मंथ्स में कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो ऐसा क्यों हुआ है? आई मीन अगर हम वही सिर्फ नंबर देख करके जज करेंगे तो लगेगा कि कंपनी का इन्वेंट्री मतलब सेल्स अच्छा नहीं हो रहा, या फिर एक रिस्क लगेगा कि इतना इन्वेंट्री बिल्ड करने के बाद अगर कल को जाके सेल्स के नंबर अच्छे नहीं हुए तो कंपनी के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ सकता है। सो अगेन उसका रैशनल समझना जरूरी है। तो ये हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। अगेन मैनेजमेंट ने उसको एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप देखोगे कि सप्लाई चेन में ज्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट जो है रूम एयर कंडीशनर के या अदर प्रोडक्ट्स के, उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा चैलेंज है। सो उसको देखते हुए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने Q2 से ही इन्वेंट्री को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी इनका ये मेन सीजन आने वाला है, ये फोर्थ क्वार्टर देन आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये इनका सबसे बेस्ट सीजन होता है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, इनके रूम एयर कंडीशनर वाले बिजनेस के लिए। तो उसको देखते हुए कंपनी ने पहले से इन्वेंट्री बिल्ड कर दिया है।
हमने लास्ट कॉन कॉल में ईपैक के लास्ट क्वार्टर में ईपैक के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने काफी सारी चाइनीज कंपनीज का जो BIS सर्टिफिकेशन है उसको रिन्यू नहीं कर रही है गवर्नमेंट। सो वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट आता था इंडिया के अंदर, सारे ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है AC बिजनेस के लिए, वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। तो उनका BIS सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया और काफी सारे प्लेयर्स का वो रिन्यू नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इसकी वजह से ये पूरी सप्लाई चेन का चैलेंज अभी बना हुआ है इंडस्ट्री में। मैनेजमेंट कह रहा है उसी को देखते हुए हमने इतना ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिया, सो दैट हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो गाइडेंस है, उसको अचीव करने में हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद अगर आप इनका चैलेंजेस देखोगे तो मैनेजमेंट वही कह रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में सप्लाई चेन को लेकर ही चल रहा है। प्लस उसके साथ में कंपनी कह रही है कि हमने इस चैलेंज के बाद में भी ये इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। इसके साथ में एक और चीज अगर आप देखोगे तो कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? बिकॉज कमोडिटी के प्राइसेस कम हुए। सो कंपनी का कहना है कि लास्ट ईयर कमोडिटी के प्राइसेस ज्यादा थे, तो प्राइस क्योंकि ये पास ऑन करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो भी डाइकिन वगैरह इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको कंपनी प्राइस पास ऑन करती है। इस साल क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस घट गए तो इनको प्राइस में डिक्रीज लेना पड़ा। सो YOY लेवल पे एवरेज सेलिंग प्राइस कम हुआ है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का। स्टिल हमने इनके बिजनेस में 70-80% की ग्रोथ देखी है। यानी मेनली ये ग्रोथ कहां से आया है? वॉल्यूम ग्रोथ आया है। वैल्यू वाइज तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है, वैल्यू घटी है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। उसने कंपनी को इन नंबर्स को अचीव करने में हेल्प किया है। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि आज के टाइम पे हमारा मेन टारगेट ये है कि जो भी हमारी कैपिटल एफिशिएंसी है उसको हम और एनहांस करें, प्लस एग्जिस्टिंग और न्यू एसेट्स जितने भी आ रहे हैं हमारे बिजनेस में उसको स्वेट अच्छे से करें, सो दैट जो रिटर्न रेशियोज हमने ऑलरेडी इतने हेल्दी लेवल पे रखे हैं उसको आगे भी हम मेंटेन रख पाए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी। सो उनका कहना है कि रूम एयर कंडीशनर में और वॉशिंग मशीन में, दोनों बिजनेसेस में हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है, प्लस आगे चल के भी और इस पे फोकस है कि और ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। अभी कंप्रेसर्स के लिए कंपनी एडवांस लेवल पे है, उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट 9 मंथ्स में इनका प्लान है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। देन उसके अगले 3 मंथ्स के अंदर कंपनी उसको रैंप अप करेगी, यूटिलाइजेशन उसका इंक्रीज करेगी। देन कंपनी का कहना है कि मार्केट शेयर एग्जैक्टली हमारा अभी कितना है इस इंडस्ट्री में, इसका आइडिया लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो सेगमेंट वाइज नंबर्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, कोई भी वॉल्यूम में नंबर नहीं देता है। लेकिन एक चीज हमको क्लियरली दिखती है कि हमने मार्केट शेयर काफी ज्यादा गेन किया है इस पूरे साल में, बिकॉज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रेट से हमने ग्रोथ किया है पिछले तीनों क्वार्टर्स में। तो ओवरऑल तो मार्केट शेयर हमारा इंक्रीज ही हुआ है। इसके बाद और नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी अभी एक्सप्लोर कर रही है, एंड इनका कहना है कि 4th क्वार्टर में या मे बी जब भी वो डील वगैरह फाइनलाइज होगी उसको हम इन्फॉर्म करेंगे एक्सचेंज को। देन एग्जैक्ट इन्होंने गाइडेंस अभी दिया नहीं है FY26 के लिए, FY25 का तो गाइडेंस ऑलरेडी है। कंपनी का कहना है कि लेकिन हमारा मानना है कि लास्ट 8-9 ईयर से हम 30-35-40% के रेंज से ग्रो करते हुए आए हैं, और जिस तरीके के टेलविंड्स, डिमांड और पेनिट्रेशन हमको दिख रहा है इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में, सो एटलीस्ट अगले 2-3 ईयर्स के लिए ये 35 से 40% का ग्रोथ जो है वो उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि हम मेंटेन रख सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, वो अभी 4th क्वार्टर में देंगे अगले साल के लिए, लेकिन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए कि इन्होंने रेंज बता दिया है कि 35 से 40% का ग्रोथ कंपनी बहुत इजीली देखती है अपने सेल्स में भी और प्रॉफिट के अंदर भी अचीव करते हुए। कॉस्ट लीडरशिप में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को एक काइंड ऑफ आप मोट बोल सकते हो, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनका, ये हमने लास्ट के कॉन्कॉल्स में भी डिस्कस किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर है कि कॉस्ट लीडरशिप को हम मेंटेन रखें, बिकॉज जब हम कॉस्ट लीडरशिप मतलब कम कॉस्ट के ऊपर अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट बना के देखते हैं तो हमारा मार्केट शेयर भी गेन होता है, प्लस फ्यूचर बिजनेस की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा ओपन हो जाती है हमारे लिए। देन वॉशिंग मशीन और रूम एयर कंडीशनर दोनों में कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इनको। इसके बाद इनका जो जॉइंट वेंचर है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंपनी का कहना है कि इसका 9 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो 436 करोड़ है, एंड ये बिजनेस अभी लॉस मेकिंग है, अभी इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। इनका कहना है इबिट्टा लेवल पे तो हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन क्योंकि इस बिजनेस का इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए बॉटम लाइन में अभी इसमें लॉस है। अगले साल इनका प्लान है कि इसको हम ब्रेक इवन करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। पैट मार्जिन कंपनी इस बिजनेस से 1 से 2% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा है।
देन इसके बाद लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कंपनी कह रही है कि ऑफकोर्स इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंडर नहीं होगा। ये हमारा जो जॉइंट वेंचर है, ये गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें नहीं मिला है, मतलब कोई बड़ा क्लाइंट वगैरह, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिला है, लेकिन ऑफकोर्स इनके रडार पर है ये चीजें। कंप्रेसर के लिए अभी जो इन्होंने रिसेंटली पीएलआई के लिए एक और एप्लीकेशन किया है, उसमें कंप्रेसर के लिए नहीं किया है, नॉन कंप्रेसर कैटेगरी के अंदर किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि ऑलरेडी जो हमने कंप्रेसर के लिए जो पीएलआई कर रखा है, 300 करोड़ की कैटेगरी का एप्लीकेशन का जो हमने पीएलआई अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बाद सेंस बनता नहीं था हमारे लिए। हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे कि अगर हमको फिर से कंप्रेसर में करना था तो दो ही ऑप्शंस बचते थे। पहला ये, या तो हम 600 करोड़ की कैटेगरी में अप्लाई करें कंप्रेसर वाले चीज के लिए, पीएलआई के लिए, लेकिन उसमें हमको मतलब जो सेल्स का टारगेट है, जो एसेट का टारगेट है, वो बहुत ज्यादा हो जाता, और ऑलरेडी ये 300 वाले कैटेगरी में हम पिछले 3 ईयर से हैं, तो बिजनेस सेंस उसमें बनता नहीं था। दूसरा, हम एक और नया एप्लीकेशन कर सकते थे 250 करोड़ वाले कैटेगरी के अंदर कंप्रेसर के लिए, लेकिन वो फिर सिर्फ प्योरली कंप्रेसर के लिए होता, एंड सेकंड ईयर से ही उसमें हमारे पास 1000 करोड़ का सेल्स का टारगेट हो जाता, हमको अचीव करना पड़ता है इतना। सो बिजनेस वाइज अगेन वो हमारे लिए सेंस नहीं बन रहा था, इसीलिए कंप्रेसर को बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन पीएलआई के आउटसाइड रहेगा ये। देन ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे कंपनी के, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इनके ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। उसका रीजन ये है कि इनका जो वॉशिंग मशीन का जो बिजनेस है, थर्ड क्वार्टर उस बिजनेस के लिए सबसे अच्छा होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। बाकी सारे क्वार्टर्स में जो एसी का बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वॉशिंग मशीन का क्योंकि जो ग्रॉस मार्जिन है वो बेटर है कंपेयर टू रूम एयर कंडीशनर, इसीलिए कंपनी का ग्रॉस मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इंप्रूव हुआ है। ग्रोथ को लेकर के अगेन वही गाइडेंस है इनका, 35 से 40% का नेक्स्ट 2-3 इयर्स का। एग्जैक्ट नंबर क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 से, वो ये फोर्थ क्वार्टर में एक्सप्लेन करेंगे। देन ग्रोथ आई कहां से है, क्या जो नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे हैं वहां से ग्रोथ आई है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि जब आप नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते हो तो इस बिजनेस में एटलीस्ट आपको 1 से 2 सीजन का टाइम लगता है, जब नए क्लाइंट से आपको बिजनेस आना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में बहुत कम वॉल्यूम आता है आपको नए क्लाइंट से। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप जो भी हमारा ग्रोथ देख रहे हो, ये एटलीस्ट 90% जो ग्रोथ है वो हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आया है, जिन क्लाइंटों को हमने लास्ट 2-3 ईयर्स में ऑनबोर्ड किया है, काफी मार्की क्लाइंट्स हैं वो। सो उनसे ज्यादा हमको ग्रोथ आया है। न्यू क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन हमको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाला जो इनका बिजनेस है, गुडवर्थ का जॉइंट वेंचर, उसमें कंपनी टीवी का कंट्रोलर, मदरबोर्ड वगैरह, देन उसके साथ में सिक्योरिटी कैमरा, साउंड बॉक्सेस, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करती है। इसका मार्जिन अभी लो है बिकॉज ये प्योरली ईएमएस बिजनेस है। सो 2 से 4% का इसका मार्जिन रहता है, लेकिन एसेट टर्न इसमें हाई होता है। मतलब हाई आरओई, हाई आरओसी कंपनी इसमें अचीव करती है, लेकिन मार्जिन इसके लो रहते हैं। कंपनी का कहना है कि हम इसमें ओडीएम नहीं है, हम सिर्फ इसमें एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर नहीं है हम, जैसे कंपनी रूम एयर कंडीशनर के अंदर काम करती है वैसा काम नहीं है, इसीलिए इसके मार्जिन जो है वो लो है कंपनी के लिए। देन पीएलआई का बेनिफिट आएगा कंपनी को फोर्थ क्वार्टर में 30 करोड़ के आसपास। तो ये जो आपने 280 करोड़ का जो गाइडेंस देखा है इनका पैट का, वो इंक्लूसिव ऑफ पीएलआई इंसेंटिव है, उसमें ये 30 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो ऐड किया हुआ है कंपनी ने। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंप्रेसर्स के लिए इनका कहना है कि हमारा जो आरओसी का एक्सपेक्टेशन है वो 17 से 18% का है, प्लस कंप्रेसर से हमारा मार्जिन इंक्रीज होगा, ये मार्जिन एक्रेटिव होगा हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि आउटसाइड से ज्यादा इस कंप्रेसर्स को हम यूज करेंगे अपने खुद के इन हाउस प्रोडक्ट के लिए। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा हमेशा से टारगेट रहा है कि क्लाइंट को हम पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो जो ही हम कंप्रेसर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे इन हाउस, इसको हम खुद से इन प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्ड वगैरह करके क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे लिए कॉस्ट एफिशिएंसी और अच्छी हो जाएगी एंड मार्जिन भी इंप्रूव होंगे इससे। देन ग्रोथ ट्रिगर क्या रहेगा? सो कंपनी का कहना है कि अगले एटलीस्ट 2-3 इयर्स के लिए तो हमारा ये मानना है कि मेनली जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ को ड्राइव करेगा वो रूम एयर कंडीशनर और ये वॉशिंग मशीन वाला बिजनेस, ये दोनों करेंगे, बिकॉज स्कोप अपने इन दोनों में अभी बहुत है। बट यस, इसके साथ में पैरेलली कंपनी और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही है, जो आगे चल के इनकी ग्रोथ को और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे कंपनी को। पैट मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं इस साल, तो इनका कहना है कि 2-3 रीजंस हैं। एक तो हमारा यूटिलाइजेशन काफी अच्छा रहा है। लास्ट ईयर इनका जो रूम एयर कंडीशनर का बिजनेस है वो अच्छा नहीं रहा था Q3 में। इस साल क्योंकि सीजन जो है वो पहले से स्टार्ट हो गया था, दिसंबर में स्टार्ट हो गया था सीजन कंपनी के लिए, सो यूटिलाइजेशन लेवल अच्छा रहा है, इसीलिए EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुए। पैट मार्जिन और भी कंपनी का अच्छा रहा है, बिकॉज जो 3 कंपोनेंट्स हैं आपका, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट एंड आपका डेप्रिसिएशन,
ये तीनों कंपनी के अच्छे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सो इन तीनों चीजों की वजह से कंपनी का पैट मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुआ है। कंपनी कह रही है कि फोर्थ क्वार्टर में ऑपरेशनल मार्जिन हमारे इतने ही रहेंगे, मतलब हेल्दी रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है बिकॉज पीएलआई का इंसेंटिव आएगा। पैट के ऊपर कंपनी का कहना है कि 5% के आसपास का पैट मार्जिन हमारा मानना है कि कंटिन्यू रहेगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। देन इनका अभी न्यू प्लांट आ रहा है भिवाड़ी के अंदर एसी प्रोडक्शन का, उसका मतलब ट्रायल प्रोडक्शन अभी चल रहा है, बहुत जल्दी उसका फुल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देन वॉशिंग मशीन का ग्रेटर नोएडा के अंदर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, वो भी एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी रूम एयर कंडीशनर की इस कंपनी की, वो पर मंथ 3.5 लाख के आसपास हो जाएगी। देन ईवी वाला जो इनका बिजनेस है, सो कंपनी का ईवी असेंबली का टारगेट है कि 500 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो ये इनका ईवी वाले का गाइडेंस है। इसके बाद पूरे इंडस्ट्री में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, सो ये हमने एक्चुअली पहले भी डिस्कस किया है। इन हाउस वर्सेस आउटसोर्सिंग का बहुत ज्यादा डिबेट चलता है। सो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि 2020 तक का जो सिनेरियो था इस इंडस्ट्री में, उस टाइम पे जो आउटसोर्सिंग का मार्केट शेयर था वो 40-45% के आसपास था। देन और उसमें भी उस 45% में भी 35% जो है वो इंपोर्ट किया जाता था, फॉरेन प्लेयर से इंपोर्ट किया जाता था यहाँ पे। देन उसके बाद जब पीएलआई आया और आपके जो गैस चार्जिंग एसीज हैं उनके ऊपर जब बैन लगा, तो डोमेस्टिकली हमने देखा कि कैपेसिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हुई। प्लस जो आपके ओईएम्स हैं, एलजी हो गया, वोल्टास हो गया, और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इन हाउस अपना प्रोडक्शन बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो ये जो आउटसोर्सिंग का मार्केट शेयर पहले 45% था, वो कम होकर के 37-38% पे आ गया। देन इस फाइनेंशियल ईयर में जब हमने देखा कि लास्ट ईयर जो एक हीट वेव आया, उसके बाद जो इतनी तेजी से डिमांड में हमने अपटिक देखा, उसकी वजह से इनका कहना है कि जो आउटसोर्सिंग का जो मार्केट शेयर है वो वापस से 40% से ज्यादा हो गया इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि अगर आप टॉप 3 आउटसोर्सिंग प्लेयर्स के नंबर्स देखोगे तो उन्होंने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत हाई रेट से ग्रो किया है। सो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि मार्केट शेयर वापस से आउटसोर्सिंग के फेवर में आया है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या चीजें हैं जिन्होंने इस चीज को ड्राइव किया है। तो कंपनी कह रही है कि एक तो जो सडन डिमांड में हमने अपटिक देखा, उसकी वजह से जितने भी ओईएम्स हैं उनको आउटसोर्सिंग प्लेयर्स के पास जाना पड़ा। दूसरा, इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं इन सारे प्लेयर्स को ये समझ में आया कि कॉस्ट वाइज इन हाउस से ज्यादा बेटर ऑप्शन है आउटसोर्सिंग। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने वर्लपूल को ऑनबोर्ड किया था। तो वहां पे भी मैनेजमेंट ने यही बोला था कि फाइनली हम वर्लपूल को इस चीज को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे कि स्पेशली जो आपके मास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रूम एयर कंडीशनर हो गया, एयर कूलर हो गया, इनके लिए जब आप आउटसोर्सिंग का ऑप्शन पे जाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो जाता है। बिकॉज जो आउटसोर्सिंग प्लेयर्स हैं लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो या आपका एम्बर एंटरप्राइज हो, इनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटीज होती है एंड उस फैसिलिटी के अंदर ये बहुत सारे क्लाइंट्स के, फॉर एग्जांपल एसी का अगर इनको प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे क्लाइंटों के ऑर्डर होते हैं। देन उस सेम फैसिलिटी के अंदर कंपनी वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, उनके कंपोनेंट्स, उन सारी चीजों को भी प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो उनका यूटिलाइजेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत एफिशिएंट होता है कंपेयर टू अगर वो कंपनी खुद इन हाउस करेंगी। तो कॉस्ट वाइज ये जो चीजें हैं वो ज्यादा बेटर रहेंगी इन सारी ओईएम प्लेयर्स के लिए। सो उसकी वजह से भी इन्होंने धीरे धीरे आउटसोर्सिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है। एंड लास्टली कंपनी कह रही है कि मार्केट शेयर वाइज भी अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर लेवल पे उन ब्रांड्स ने मार्केट शेयर ज्यादा गेन किया है जो आउटसोर्सिंग करवाते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स की। सो ये सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी का कहना है कि अगर इस साल भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो फाइनली हमको लगता है कि ये जो इन हाउस वर्सेस आउटसोर्सिंग का जो डिबेट है वो फाइनली एंड हो जाएगा। देन उसके बाद पॉइंट आता है कि आगे का ग्रोथ को लेकर के क्या प्लान है कंपनी का। सो इनका कहना है कि एसी और ये जो वॉशिंग मशीन है ये तो मेनली ड्राइव करेंगे हमारे ग्रोथ को, प्लस कंपनी और न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही है। सो कुछ नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर, नए बिजनेस के अंदर इनका डिस्कशन चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी। कंपनी का कहना है कि फोर्थ क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली हम आपको कुछ नया अपडेट देंगे, या फिर अगर उससे पहले कोई भी डील वगैरह फाइनलाइज होती है तो ऑफकोर्स हम उसको उसके लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। क्यूआईपी इन्होंने रेज किया था एंड इस पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग की गई है कंपनी को, मैनेजमेंट को, कि जो आपने इतना बड़ा क्यूआईपी किया है उसका फंड कहां पे यूटिलाइज होगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो फंड है ये सबसे पहले एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा, बिकॉज हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो एक तो हम वहां पे यूज करेंगे।
दूसरा, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मतलब अभी तो डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन आगे चल के किसी भी नए प्रोडक्ट्स में, किसी भी नए बिजनेस के अंदर जब डील वगैरह फाइनलाइज होगी तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, कैपेक्स के लिए यूज होगा। एंड इसके साथ में इंफ्रा बिल्डिंग। सो मैनेजमेंट कह रही है कि आज के टाइम पे लैंड और बिल्डिंग की शॉर्टेज है हमारे पास। सो कल को चल के अगर हम कोई भी नए प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए हमको लैंड बिल्डिंग वगैरह चाहिए होगा। तो ये जो क्यूआईपी हमने रेज किया है, इसका कुछ पार्ट जो है वो लैंड एक्विजिशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों के लिए भी यूज होगा। सो यहाँ पे कंपनी ये सारे फंड को यूज करने का प्लान कर रही है। बाकी ओवरऑल यही इनका गाइडेंस रहा है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं ऑलमोस्ट। रिजल्ट इनके अच्छे हैं। कॉनकॉल का अगर आप मेन पार्ट देखो तो गाइडेंस तो उन्होंने मेंटेन रखा है, पहले ही रिजल्ट में बता दिया था। सबसे बड़ा हाईलाइट अगर हम देखें कि मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है कि फोर्थ क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है एंड उसके बाद फर्स्ट मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर भी अच्छा रह सकता है, बिकॉज इनका कहना है कि ये जो आप सप्लाई चेन का जो चैलेंज देख रहे हो ये बहुत सीरियस चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट हर एक प्लेयर को आप देखोगे कि बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ा है उनके बिजनेस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। हम इसीलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास एटलीस्ट वो अवेलेबिलिटी है इन्वेंट्री की, रॉ मटेरियल्स की। जून तक के लिए इनका कहना है कि हमारे पास ये पूरी अवेलेबिलिटी है। और ये रूम एयर कंडीशनर का मेन बिजनेस ही आपका जनवरी से जून तक के बीच में होता है। सो कंपनी कह रही है कि इस पूरे सीजन के लिए हमारे पास इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी है। तो ये हमको एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हम बहुत बेटर ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। सो रिजल्ट अच्छा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। ओवरऑल डील अगर आप देखोगे तो अच्छी लगती है। अभी भी करंट पी 109 110 का है, बट अगर मैं इसका फॉरवर्ड पी देखता हूं FY25 की अर्निंग के बेसिस पे, सो 80-82 का मल्टीपल दिखता है। पर्सनली मेरा मानना है कि इस तरीके के स्टॉक्स में मतलब जो थोड़े से हाई ग्रोथ हाई पी वाले स्टॉक्स आपको दिखते हैं, स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन एक काफी बेटर अप्रोच रह सकती है। बाकी ट्रैकिंग तो हमको इसका कंटिन्यू रखना ही है, आने वाले क्वार्टर्स में कैसे इनके परफॉर्मेंस रहते हैं। एक चीज यहाँ पे और अगर आप देखोगे तो काफी सारे बिजनेस हमने डिस्कस किए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी डिस्कस किया। एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि हर एक मतलब वो काफी सारे बिजनेस है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, आगे का गाइडेंस अच्छा है, लेकिन मार्केट से उनके स्टॉक्स को वैसा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। सो वहां पे बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आती है कि क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है, क्या बिजनेस में कोई ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, गाइडेंस चेंज हुआ है। आई मीन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को हम स्टॉक प्राइस के साथ में रिलेट करें। ऑफ कोर्स करंट टाइम इस तरीके का चल रहा है जहां पे आप अच्छे से अच्छे बिजनेस को देखोगे कि 25-30% का करेक्शन है उनके स्टॉक्स में। लेकिन यही अगर आप 3 मंथ्स पहले का टाइम देखो तो हमने ऐसा भी टाइम देखा है जहां पे बिजनेसेस का थोड़ा बहुत भी अच्छा रिजल्ट आता था, बट मार्केट उनके स्टॉक्स को बहुत जल्दी रिवॉर्ड करता था। 3-3 4-4 महीने के अंदर स्टॉक्स में 40-50% का अपसाइड आता था। सो वो भी एक टाइम था जो हमने लास्ट 2 साल के अंदर देखा। अभी चीजें हैं जो थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही हैं। ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर लगता है कि अगर आप डेली देखते हो बिजनेस अच्छा कर रहा है लेकिन स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं है, बट ये पीरियड है। मार्केट कभी भी लीनियर बेस में तो चलेगा नहीं, हमेशा ये वॉलेटिलिटी रहेगी, पार्ट है ये गेम का। सो फोकस हमको बिजनेस के ऊपर ही करना है। वी नो कि अल्टीमेटली अगर कल को चल के जब भी मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होगा, चीजें अच्छी होंगी, तो इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं जिनका ग्रोथ अच्छा है, परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, उनमें सबसे ज्यादा रिकवरी होगी, उनके स्टॉक्स में सबसे जल्दी रिकवरी होगी। तो अल्टीमेटली फोकस हमको बिजनेस के ऊपर ही करना है। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।